इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, प्लासी के युद्ध की। ये एक ऐसी घटना थी जिसने एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी को हिंदुस्तान का मालिक बना दिया। सोचकर देखिए, एक तरफ सिर्फ 3,000 सैनिक और दूसरी तरफ 50,000 की एक विशाल सेना। सुनने में ही यकीन नहीं होता है ना? आखिर ये हुआ कैसे? तो इसका जवाब वो जंग के मैदान में था ही नहीं, वो तो बंद दरवाजों के पीछे छिपा था। ये कहानी तलवारों और तोपों से ज्यादा एक बहुत बड़ी साजिश की है, एक ऐसे धोखे की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था। मतलब बंगाल में ऐसा क्या था कि हर किसी की नजर उसी पर टिकी थी। देखिए, बात है 18वीं सदी की। मुगल साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ रही थी। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े सूबे थे, वो नाम के लिए तो मुगलों के अधीन थे, पर असल में अपने मालिक खुद बन बैठे थे। और इन सब में बंगाल तो सोने की चिड़िया था, सबसे अमीर। इसकी दौलत, इसकी उपजाऊ जमीन, ये सब यूरोप से आए व्यापारियों को चुंबक की तरह खींच रही थी। और अब इन व्यापारियों की भूख सिर्फ मुनाफे से नहीं मिटने वाली थी, उन्हें सत्ता चाहिए थी। तो अब मैदान में उतरते हैं इस कहानी के दो मुख्य खिलाड़ी। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, सिर्फ 23 साल के नौजवान और अपने सूबे पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बेचैन। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कहने को तो एक ट्रेडिंग कंपनी, पर जिसके पास अपनी खुद की सेना थी और जिसके इरादे अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थे। जाहिर है दोनों की राहें टकराने ही वाली थीं। और ये टकराव हुआ भी बहुत जल्द। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने इस पूरी आग को भड़का दिया। तो देखिए, तनाव की कई वजहें थीं, पर 3 बातें सबसे बड़ी थीं। पहली, अंग्रेज जो थे वो कलकत्ता में नवाब से पूछे बिना ही अपने किले फोर्ट विलियम को मजबूत करने में लगे थे। दूसरा, वो टैक्स चोरी कर रहे थे, बड़े पैमाने पर। और तीसरा, एक घटना हुई जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। इस घटना को अंग्रेजों ने नवाब के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, युद्ध के लिए एक बहाना तैयार कर लिया। अब ये जो टैक्स चोरी वाली बात है ना, वो हो रही थी एक चीज की वजह से जिसे कहते थे दस्तक। ये एक तरह का ट्रेड परमिट था जो मुगल बादशाह ने कंपनी को दिया था ताकि वो बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकें। लेकिन हो क्या रहा था, कंपनी के अफसर इसे अपने पर्सनल बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब कंपनी के नाम पर अपना माल बेचकर खूब पैसा कमा रहे थे और बंगाल के खजाने को चूना लगा रहे थे। ये तो सीधी सीधी नवाब की सत्ता को चुनौती थी। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, वो हिस्सा जहां जंग का नतीजा मैदान में तय होने से बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। ये कहानी है एक बहुत बड़ी साजिश की, एक ऐसे धोखे की जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जरा फिर से सोचिए, 50,000 की फौज के सामने सिर्फ 3,000 सैनिक। कागज पर देखें तो ये कोई लड़ाई थी ही नहीं, ये तो एक तरफा मामला था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में जंग जीतने का एक बिल्कुल अलग ही प्लान चल रहा था। क्लाइव का असली हथियार तोपें या बंदूकें नहीं थीं, उसका असली हथियार था धोखा। उसने सीधे नवाब के सबसे बड़े सेनापति मीर जाफर को ही तोड़ लिया। सौदा एकदम साफ था, लड़ाई के दिन तुम अपनी सेना लेकर बस चुपचाप खड़े रहना, कुछ मत करना, और इसके बदले में बंगाल की गद्दी तुम्हारी। और इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए पैसा लगाया जगत सेठ जैसे बड़े बड़े बैंकरों ने। और फिर वो दिन आ ही गया। 23 जून 1757 प्लासी का मैदान सज चुका था। पर यह कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये तो बस उस गुप्त सौदे को दुनिया के सामने अंजाम देने का एक ड्रामा था। उस दिन कहते हैं कि किस्मत भी अंग्रेजों के साथ थी। सुबह सुबह जोरदार बारिश हुई, नवाब की सेना का बारूद भीगकर बेकार हो गया। वहीं अंग्रेजों ने अपना बारूद तिरपाल से ढककर बचा लिया। फिर जब लड़ाई शुरू हुई तो ठीक वही हुआ जो तय था। नवाब की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा, जो मीर जाफर के कमांड में था, वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। वो बस तमाशा देखते रहे। सिराजुद्दौला को एक पल में समझ आ गया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनके पास मैदान छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। और यही वजह है कि आज भी ज्यादातर इतिहासकार प्लासी को एक युद्ध मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी जिसे बस युद्ध के मैदान पर अंजाम दिया गया। ये जीत हथियारों की नहीं, गद्दारी की जीत थी। बस उस एक दिन की घटना ने ईस्ट इंडिया कंपनी की किस्मत बदल दी।
वो व्यापारियों से शासक बन गए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जीत का असर क्या हुआ, फौरन भी और लंबे समय में भी। तो जीत के फौरन बाद क्या हुआ? जैसा तय था, मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। पर वो नाम का नवाब था, एक कठपुतली जिसकी डोर अंग्रेजों के हाथ में थी। सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और कुछ ही दिन बाद 2 जुलाई को उनकी हत्या कर दी गई। और इसके साथ ही कंपनी ने बंगाल के अथाह खजाने पर अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया। लाखों लाखों रुपए कैश में दिए गए। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। ये सारा पैसा सीधा कंपनी के खजाने और उसके बड़े बड़े अफसरों की जेबों में गया। रातों रात सब मालामाल हो गए। और बात सिर्फ कैश तक ही नहीं रुकी, उन्हें बड़ी बड़ी जमीनें भी मिलीं, ऐसे इलाके जिनसे लगातार टैक्स यानी रेवेन्यू आता था। और बस यहीं से भारत की दौलत का वो बहाव शुरू हुआ जो सीधा ब्रिटेन की तरफ जा रहा था। यही वो मोड़ था। इस एक जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारियों का एक झुंड नहीं रह गई थी, वो किंग मेकर बन चुकी थी, बादशाह बनाने वाली ताकत। अब वो तय करते थे कि बंगाल की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन उतरेगा। लेकिन इस जीत का असर सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। इसने तो पूरे भारत में ब्रिटिश राज की पहली ईंट रख दी थी। तो अगर हम प्लासी की विरासत को देखें तो इसका असर हर तरफ हुआ। पॉलिटिकली यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। इकोनॉमिकली यहीं से ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुआ, मतलब भारत का पैसा और संसाधन ब्रिटेन जाने लगे। और मिलिट्री के नज़रिए से देखें तो अंग्रेज़ों को एक अचूक फॉर्मूला मिल गया कि भारतीयों को आपस में लड़ाओ, फूट डालो और राज करो। तो आखिर में एक सवाल बचता है, प्लासी की जीत ने बेशक ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, पर धोखे से जीते गए एक साम्राज्य की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहास के पन्नों में अपनी गूंज छोड़ जाता है।